1,21,000 से ज़्यादा मतों से आपने शिकस्त उनको दी। क्या आप मानते हैं कि 5,71,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर पाना, तो इसके पीछे अगर श्रेय की हम बात करें तो श्रेय किसको देना चाहेंगे? मरहूम दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बाद में लोगों के बीच पनपी आपके लिए हमदर्दी का, या फिर पीडीए की जो नीति थी या जो उनका मैसेज था, जो दावे उनके किए जा रहे थे, उन पर लोगों के विश्वास का? ये भी हमने देखा था बीच इलेक्शन में, जब जिस दिन का वोटिंग चल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू आया था और आपके साथ में जो स्थानीय जो एमएलए हैं और बाकी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक जो थे, उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। क्या वजह थी वो? देखिए, वजह क्या थी कि वहाँ पर उस जगह पुलिस प्रशासन ने पूरी प्लानिंग के तहत जो है एक काम किया उन्होंने, और उन्होंने उसको वहाँ पे हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, हमारे वोट ऑफ परसेंटेज को डाउन करने के लिए उन्होंने एक साजिश के तहत जो है मतलब ऐसा पहले देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, एक तो वोट उन्होंने कम हमारे जो थे वोट हमारे कटवाए साजिश के तहत, और बीजेपी के वोटों को बढ़वाने का काम किया। अपने आप बनवाए समझ में आता है, लेकिन दूसरे के घटवाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर सेकंड चीज़, जो बीएलओ से उन्होंने लिस्टों को कम बढ़वाया, जो पर्चियाँ थी वो बंटने नहीं दी, नामचार की पर्चियाँ बढ़वाई। इसकी शिकायत मैंने डीएम संभल से भी की थी कि किसी घर में अगर 10 वोट हैं तो सिर्फ कहीं 3 मिल रही हैं, कहीं 4 जा रही हैं। उसके अलावा उन्होंने ये किया कि जिस दिन पोलिंग वाला दिन था उस दिन उन्होंने वोट डालने के लिए रोकने का पूरा प्रयास किया। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जो बस्ते लगे हुए थे उन बस्तों को हमारे उठा करके ले गए, हमारे एजेंट थे उनको गिरफ्तार कर लिया, और यहाँ तक कि हद उन्होंने कर दी कि जो बीएलओ थे, बीएलओ को भी लिस्टें छीन ली कि जिससे कि लोग अपना वोट को डाल ही नहीं पाएँ। एक तरफ तो चुनाव आयोग प्रयास कर रहा था करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कि परसेंटेज बढ़नी चाहिए वोट की, लेकिन इन्होंने हमारे यहाँ चुनाव आयोग को भी चुनौती दी और संविधान की धज्जियाँ उड़ाईं और वोट को कम से कम डाला, क्योंकि पता था वहाँ जितना ज़्यादा वोट पड़ेगा हमारे क्षेत्रों के अंदर उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और फिर जिस दिन मेरे साथ में एक जो आपने वीडियो देखा था, पूर्व जिला अध्यक्ष संभल के फिरोज खान साहब थे, उनको अरेस्ट विदाउट एनी रीज़न करने लगे कि ये इलीगल है। तो इस चीज़ पे मेरी हॉट टॉक हुई, नोक झोंक हुई, मतलब भाई इतनी आप हठधर्मी नहीं कर सकते। इस टाइप का कानून नाम की भी कोई चीज़ है, आप इस टाइप के करोगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप बिल्कुल शांति के साथ चुनाव कराइए। तो इस चीज़ को लेकर हुई थी, लेकिन वो ये था, यहाँ तक आपने बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी उस वक्त कि ज़बरदस्ती जो हमारे इन्होंने एक साजिश के तहत जिस जगह मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी या यादव समाज इस टाइप लोग थे, इन्होंने टारगेट करके बड़े बड़े मुस्लिम एरियो को जा करके लाठी चार्ज कर दिया विदाउट एनी रीज़न। मतलब शांति के साथ चुनाव चल रहा है और वहाँ पर लोगों पर ज़्यादती हुई। खाली लोगों को, नौजवानों को नहीं, ज़ईफ़ ओल्ड सीनियर सिटीज़न हो, लेडीज़ हो, उनको भी नहीं बख्शा इन्होंने, उनको भी मार पिटाई करी और चुनाव में वोट परसेंटेज कम किया। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी वहाँ की लोकसभा क्षेत्र की आवाम का कि उन्होंने इतनी सारी परेशानियाँ, जुल्म, ज़्यादती और लाठी खाने के बावजूद भी मुझे वोट देकर एक ऐतिहासिक वोटों से मुझे कामयाब किया और दादा मोहतरम की बर्क साहब की इस विरासत को आगे बढ़ाने का मुझको मौका दिया। डबल इंजन की सरकार के वादे किए जा रहे थे, 370 सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर जीतने का दावा कर रही थी, 400 पार का नारा पूरे देश में चलाया जा रहा था। बावजूद इसके जिस प्रदेश से, जिस राज्य से सबसे ज़्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को थी या लगाई जा रही थी कि यहाँ से तो 50-60 प्लस सीटें आराम से आने वाली हैं, ये क्या हो गया? 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में नहीं आ पाई, और वो शख्सियत जो 5 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, यानी कि मायावती सुप्रीमो हैं जो बीएसपी की। क्या कहेंगे आप, दलित वोट अब कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ दोबारा शिफ्ट हो गया है? लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी पहले चुनावों के मुकाबले टिकटों में थोड़ी कटौती की है मुसलमानों की। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। 543 सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में बैठ गए हैं। उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी एक तरह से कबूल कर ली है। 18वीं लोकसभा के लिए मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जा चुका है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा जो कमबैक किया, खासतौर पर पूरे अगर इंडिया गठबंधन का हम यहाँ पर जिक्र करें तो गलत नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में ये बात कही जाती है कि लखनऊ होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यूपी में देश में
एक राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं और इन्हीं 80 सीटों में से एक सीट है संभल लोकसभा क्षेत्र, जहां से इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में थे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब। और जब लफ्ज़ या शब्द बर्क का जिक्र आता है तो अनायास ही डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की वो इमेज सामने आ जाती है, जिस बेबाकी से और जिस ईमानदारी से वो सवालों के जवाब देते थे वो किसी से छिपा नहीं है। इसी जगह पर मुझे भी उनसे रूबरू होने का, उनसे मुखातिब होने का मौका मिला। आज वो भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके ग्रैंडसन, उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क ने एक अच्छे मार्जिन के साथ उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए संभल लोकसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और आज हम उनसे मुखातिब हैं, जानने की बहुत सारी कोशिश करेंगे, बहुत सारे सवाल उनसे पूछेंगे। और संभल लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तो तब भी हम संभल में गए थे, लेकिन चुनाव की अपनी एक मसरूफियत होती है, चुनाव का अपना एक बिजी शेड्यूल होता है, लिहाजा बहुत ज़्यादा सवाल जवाब उनसे कर नहीं पाए। लेकिन आज मौका है और दस्तूर है उनसे तमाम सवाल करने का, जवाब जानने का। तो सबसे पहले ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुरुआत में इसी से करूंगा कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था। आप लॉ ग्रेजुएट हैं, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हैं, मास कम्युनिकेशन के मेरी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। और इस बार परमेश्वर लाल सैनी आपके मुकाबिल थे, आपके मुकाबले में इलेक्शन कैंडिडेट थे बीजेपी से, और सौलत अली बीएसपी के कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे। दोनों को आपने हराया और 1,21,000 से ज़्यादा मतों से आपने शिकस्त उनको दी। क्या आप मानते हैं कि 5,71,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर पाना, तो इसके पीछे अगर श्रेय की हम बात करें तो श्रेय किसको देना चाहेंगे? मरहूम दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बाद में लोगों के बीच पनपी आपके लिए हमदर्दी का, या फिर पीडीए की जो नीति थी या जो उनका मैसेज था, जो दावे उनके किए जा रहे थे, उन पर लोगों के विश्वास का? यकीनन अल्लाह का करम है कि मैं जो इस बार संभल लोकसभा क्षेत्र से कामयाब हूँ और ऐतिहासिक वोटों से मुझे कामयाबी मिली है। और ये इस लोकसभा का इलेक्शन मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये पहला ऐसा इलेक्शन था कि जिस इलेक्शन के अंदर दादा मोहतरम बर्क साहब की सरपरस्ती मेरे साथ नहीं थी और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उनसे जो तजुर्बा लिया था, जो सीखा था, उसी के तहत मैं इलेक्शन को लड़ा और मेरे वालिद मोहतरम ने भी मेरी सरपरस्ती की। और लेकिन इस इलेक्शन में मुझे दोनों को ही श्रेय दूंगा। भाई सबसे पहले तो देखिए, मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब ने जो काम किया, जो खिदमत की, यकीनन उनकी खिदमत करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो बग़ैर लालच के लोगों की मदद किया करते थे, ख़ासतौर से गरीब लोगों की हमदर्दी किया करते थे। उसका मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और उसके साथ साथ जो है, जो इंडिया गठबंधन के नीतियाँ थीं, जो मैनिफेस्टो थे, जो उनका, तो उस पर भी मुझे काफ़ी बड़ा समर्थन लोगों का मिला। और यहाँ की संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ने जो मुझ पर यकीन करते हुए एक दादा मोहतरम बर्क साहब के चेहरे को मेरे अंदर देखते हुए मुझे वोट दिया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका मैं एहसानमंद रहूँगा। ये भी हमने देखा था बीच इलेक्शन में, जब जिस दिन का वोटिंग चल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू आया था और आपके साथ में जो स्थानीय जो एमएलए हैं और बाकी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक जो थे, उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। क्या वजह थी वो? देखिए, वजह क्या थी कि वहाँ पर उस जगह पुलिस प्रशासन ने पूरी प्लानिंग के तहत जो है एक काम किया उन्होंने, और उन्होंने उसको वहाँ पे हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, हमारे वोट ऑफ परसेंटेज को डाउन करने के लिए उन्होंने एक साजिश के तहत जो है, मतलब ऐसा पहले देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, एक तो वोट उन्होंने कम हमारे जो थे वोट हमारे कटवाए साजिश के तहत, और बीजेपी के वोटों को बढ़वाने का काम किया। अपने आप बनवाए समझ में आता है, लेकिन दूसरे के घटवाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर सेकंड चीज़, जो बीएलओ से उन्होंने लिस्टों को कम बढ़वाया, जो पर्चियाँ थी वो बंटने नहीं दी, नाम चार की पर्चियाँ बढ़वाई। इसकी शिकायत मैंने डीएम संभल से भी की थी कि किसी घर में अगर 10 वोट हैं तो सिर्फ कहीं 3 मिल रही हैं, कहीं 4 जा रही हैं। उसके अलावा उन्होंने ये किया कि जिस दिन पोलिंग वाला दिन था, उस दिन उन्होंने वोट डालने के लिए रोकने का पूरा प्रयास किया। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जो बस्ते लगे हुए थे, उन बस्तों को हमारे उठा करके ले गए, हमारे एजेंट थे उनको गिरफ्तार कर लिया,
और यहाँ तक कि हद उन्होंने कर दी कि जो BLO थे, BLO को भी लिस्टें छीन ली कि जिससे कि लोग अपना वोट को डाल ही नहीं पाएँ। एक तरफ तो चुनाव आयोग प्रयास कर रहा था करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कि परसेंटेज बढ़नी चाहिए वोट की, लेकिन इन्होंने हमारे यहाँ चुनाव आयोग को भी चुनौती दी और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई और वोट को कम से कम डाला, क्योंकि पता था वहाँ जितना ज़्यादा वोट पड़ेगा हमारे क्षेत्रों के अंदर उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और फिर जिस दिन मेरे साथ में एक जो आपने वीडियो देखा था, पूर्व जिला अध्यक्ष संभल के फिरोज खान साहब थे, उनको अरेस्ट विदाउट एनी रीज़न करने लगे कि ये इलीगल है। तो इस चीज़ पे मेरी हॉट टॉक हुई, नोक झोंक हुई, मतलब भाई इतनी आप हठधर्मी नहीं कर सकते। इस टाइप का कानून नाम की भी कोई चीज़ है, आप इस टाइप के करोगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बिल्कुल शांति के साथ चुनाव कराइए। तो इसी चीज़ को लेकर हुई थी, लेकिन वो ये था, और यहाँ तक आपने बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी उस वक्त कि ज़बरदस्ती जो हमारे इन्होंने एक साजिश के तहत जिस जगह मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी या यादव समाज इस टाइप लोग थे, इन्होंने टारगेट करके बड़े बड़े मुस्लिम एरियो को जा करके लाठीचार्ज कर दिया विदाउट एनी रीज़न। मतलब शांति के साथ चुनाव चल रहा है और वहाँ पर लोगों पर ज़्यादती हुई। खाली लोगों को, नौजवानों को नहीं, ज़ईफ़ ओल्ड सीनियर सिटीज़न हो, लेडीज़ हों, उनको भी नहीं बख्शा इन्होंने, उनको भी मार पिटाई करी और चुनाव में वोट परसेंटेज कम किया। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी वहाँ की लोकसभा क्षेत्र की आवाम का कि उन्होंने इतनी सारी परेशानियाँ, जुल्म, ज़्यादती और लाठी खाने के बावजूद भी मुझे वोट देकर एक ऐतिहासिक वोटों से मुझे कामयाब किया और दादा मोहतरम की बर्क साहब की इस विरासत को आगे बढ़ाने का मुझको मौका दिया। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं अपने दादा मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का, क्या अगर वो होते तो उनकी मौजूदगी से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता था, या वोट मार्जिन का जो डिफरेंस हम अब देख रहे हैं ये बढ़ सकता था, ज़्यादा और मत आप हासिल कर सकते थे? ऐसा लग रहा है कि जब चुनाव चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अगर दादा होते, डॉक्टर साहब होते, शफीकुर रहमान बर्क साहब जिनकी पूरी विरासत है, जिन्होंने एक पूरी परंपरा के तहत उस इलाके को सींचा है, आपको लग रहा है कि अगर वो होते तो वोटों का जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हो सकता था? बिल्कुल, बेशक अगर दादा मोहतरम बर्क साहब होते तो एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा, पहले तो वोटों की तो इजाफा होता ही, लोगों के अंदर हौसला और हिम्मत भी और ज़्यादा मिलती दादाजी की सरपरस्ती से। और फिर जो ये पुलिस प्रशासन ने जो धज्जियाँ उड़ाई कानून की और जिस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज और ये जो ज्यादती जो भी की, कुल मिला करके मुझे पूरा यकीन है अगर दादा मोहतरम बर्क साहब की मौजूदगी होती तो इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि इस टाइप का ये कानून के साथ खिलवाड़ कर पाते। और यकीनन दादा मोहतरम साहब की अगर सरपरस्ती होती तो मुझे और सारे वर्कर्स को, सब लोगों को हिम्मत भी मिलती, हौसला भी मिलता और परसेंटेज भी बढ़ती और यकीनन इस जीत का अंतर भी बड़ा होता। जी जी। तो संभल लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कायदे से प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते उसी बेबाकी के साथ, उसी ईमानदारी के साथ और पार्टी की उन्हीं नीतियों के साथ तैयार हैं क़यादत करने के लिए? इंशाल्लाह जब लोगों ने मुझे मौका दिया है और बहुत मुझ पर भरोसा, यकीन किया है, तो मेरी भी पूरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह दादा मोहतरम बर्क साहब के नक्शे कदम पर चल कर के उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाऊं। और जिस तरह से उन्होंने लोगों की खदमात की थी, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज के लोगों की मदद की थी और हमेशा सच का और हक़ का साथ दिया था और कभी किसी बात की परवाह नहीं करते थे, अपने दिल में डर खौफ नहीं रखते थे सिवाय अल्लाह के। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह उसी चीज़ को आगे बढ़ा सकूं और जिस तरह से वो अपने लोगों की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते थे। मैंने भी विधानसभा में अपने दादा मोहतरम बर्क साहब से ही सीख कर करके, विधानसभा में मैं 2 साल विधायक रहा, 2.25 साल, तो वहाँ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दादाजी से जो सीखा था वहाँ काफ़ी बोलने का मुझे मौका मैंने हासिल किया और बोला मैं वहाँ पर। मेरी कोशिश रहेगी कि जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मुझे मौका मिला है लोगों की नुमाइंदगी करने का, तो इंशाल्लाह वहाँ भी अपने क्षेत्र की और पूरे मुल्क की जो ज़रूरत की है चीज़ें, अपने कौम की, पूरे मुल्क की आवाज़ को वहाँ पे बुलंद करूँगा दादा मोहतरम बर्क साहब की तरह। अच्छा ज़िया साहब, AMU की हम बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद में जो एक पारिवारिक आपका माहौल घर में इस तरह रहा कि पूरा परिवार जो है सियासत में मुलविस है, शामिल है और MLA बनने का मौका आपको मिला। अब आप सांसद बन चुके हैं। अगले 5 सालों का अगर हम जिक्र करें, अगले 5 सालों में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, ख़ास तौर पर संभल लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब मैं तालीम हासिल की और उस वक्त इत्तेफाक ऐसा था अल्लाह के करम से कि मैं बहुत कम उम्र के अंदर वहाँ कैबिनेट बन गया था
एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिंग सेक्रेटरी भी रहा। तो मैं एक हल्का सा वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, यकीनन दादाजी ने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं दिया कि किस कोर्स को मैं करूँ, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि ये राजनीति जो है, जो उन्होंने इतनी मेहनत मशक्क़त कर करके इस एम्पायर को बढ़ाया है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे मैं राजनीति में आऊँ, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर पढ़ाई का भी उन्होंने मुझ पर बोझ नहीं दिया कि कौन सा कोर्स करूँ, लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ना चाहता था तो तब उन्होंने मुझे थोड़ा सा मना ज़रूर किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जब मैं अपनी तालीम हासिल कर करके मुकम्मल पूरा फारिग हो जाऊँ, उसके बाद मैं फिर राजनीति में आऊँ। लेकिन मैंने फिर गुजारिश करी दादाजी से, फिर वहाँ इलेक्शन लड़ा और अल्लाह करम से पहले ही इलेक्शन में मुझे अच्छे वोटों से कामयाबी भी मिली। अब वो चीज़ आगे बढ़ते हुए मेरी स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स बढ़ी। फिर विधानसभा में अल्लाह करम से दादाजी की मेहनत कोशिश से माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे सरपरस्ती की, मुझे टिकट दिया और अच्छे वोटों से मुझे कुंदर की विधानसभा के लोगों का भी मैं एहसानमंद हूँ। उन्होंने अच्छे वोटों से मुझे कामयाब किया वहाँ पे पहले इलेक्शन में कुंदर की में। तो अब जो मेरी लोकसभा का मसला है, मैं पहले प्रयास यही करूँगा कि जो दादाजी की ख्वाहिश थी उन्हीं चीज़ों को मैं आगे बढ़ाऊँ। सबसे चीज़ तो जो विकास का है वो चीज़ तो अलग बात है। दादाजी का मैं एक मामला देखता था, हमेशा वो ख़ास गरीब जो लोग होते थे उनके काम को बड़ी तवज्जो से करते थे। उनका कहना था, मैं कई बार सुनता था जब अधिकारियों से बात करते थे, कि मालदार लोग तो अपना काम किसी न किसी तरीके से करा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमियों का कोई नहीं है। तो वो अधिकारियों से कहते थे, इनकी अगर तुम सुनवाई न करोगे और मैं इनकी पैरवी नहीं करूँगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे। वो उनके काम को बड़ी प्राथमिकता पे करते थे। तो ये कोशिश तो मेरी रहेगी कि जो भी मज़लूम है, गरीब है, उनके काम को मैं जल्द से जल्द और प्राथमिकता पे करूँ। और इसके अलावा जहाँ तक क्षेत्र का विकास का मसला है, दादाजी कोशिश में लगे हुए थे कि संभल की सरजमी के पर एक तालीमी बड़ा इदारा खुलना चाहिए। वो चाहते थे यूनिवर्सिटी की शक्ल में कि होनी चाहिए, और लेकिन वक्त ज़्यादा अल्लाह के हुक्म था कि अब दादाजी हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन मैं उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि लोकसभा क्षेत्र में एक तालीम का बड़ा इदारा दे सकूं। और एक नहीं, इसके अलावा जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, यकीनन गवर्नमेंट हमारी ना प्रदेश में है ना केंद्र के अंदर है। फिर भी मैं ये सोच कर के अगर बैठ जाऊं कि सरकार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मैं विपक्ष में हूं लेकिन सांसद हूं इंशाल्लाह। तो इस वजह से मैं अपने वहाँ की एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, हमारे यंग के लिए ख़ास तौर से एक स्टेडियम वहाँ पर बनना चाहिए। और जो इसके अलावा जो रोड्स वगैरह का मैटर हैं, उनको चाहे वो किसी भी निधि से बनते हों, वो स्टेट की हुई सेंटर को मेरा पूरा प्रयास रहेगा अपने लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊँ। एक सेंट्रल विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय दादाजी ने पहले फातमी साहब से मंजूरी भी दिलाई थी, लेकिन बदकिस्मती ज़मीन नहीं मिल पाई प्रशासन की वजह से, तो वो नहीं बन पाया था। तो मैं इसमें भी प्रयास करूँगा, केंद्रीय विद्यालय संभल की सरजमी पर लोकसभा के अंदर बनना चाहिए। अच्छा ज़िया साहब, ये भी मैं पूछूंगा आपसे सवाल कि 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आपके प्रदेश में, और 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है सपा ने प्रदेश में। और बीजेपी भी बल्कि पिछड़ गई है, 33 सीटें बीजेपी की रह गई हैं। क्या लगता है आपको कि डबल इंजन की सरकार के वादे किए जा रहे थे, 370 सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर जीतने का दावा कर रही थी, 400 पार का नारा पूरे देश में चलाया जा रहा था, बावजूद इसके जिस प्रदेश से, जिस राज्य से सबसे ज़्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को थी या लगाई जा रही थी कि यहाँ से तो 50-60 प्लस सीटें आराम से आने वाली हैं, ये क्या हो गया? पीडीए का जो दावा था या पीडीए का जो वादा था, वो मैसेज सही मतदाताओं के जहन में बैठ गया? इंडिया गठबंधन से लोग राजी हो गए? अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, इसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया? आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, या और वजह भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा वजह भी हो सकती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस अवाम ने एक बार, दो बार नहीं, 4 बार मौका दिया प्रदेश के अंदर। 4 बार 2 बार स्टेट में सरकार बनाई, 2 बार केंद्र में सरकार बनाई। उनको लगी उम्मीद के जो उन्होंने वादे किए थे, क्योंकि ये वादे जनता नहीं जानती थी कि उनके वो वादे झूठे हैं और धोखा देने वाले हैं। उन्होंने लेकिन फिर भी भरोसा किया कि शायद ये हमारी उनको बातों को पूरा करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उनके वादे यकीनन खोखले थे। उन्होंने गुमराह किया, लोगों के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, और सिवाय सिर्फ नफ़रत की राजनीति की, आपस में अख्तिलाफ़ात को बढ़ावा दिया और देश को पीछे करने का काम किया। तो और समाजवादी पार्टी की जो नीति थी, जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से काम किया और अपनी
बात जो सरकार 2012 से 17 तक चलाई थी, लोगों के जहन के अंदर वो काम और विकास बैठा हुआ था, लोगों ने समझा। और आज हमें खुशी है, इस बात का फ़ख्र है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश नहीं बल्कि देश के अंदर जो है, प्रदेश में तो पहले नंबर पे जीते हैं और देश के अंदर 30 नंबर की पार्टी बन गई है, जो जिसके सबसे ज़्यादा सांसद 37 सांसद जीत करके इस लोकसभा इलेक्शन में आए हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी की बात को पे भरोसा भी किया उन्होंने, उनकी नीतियों को समझा भी, पहले प्रदेश के सरकार के कामों को देखा और उसका कंपेयर बीजेपी से किया। उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर विकास जनता का और प्रदेश का अगर हो सकता है देश में, तो वो यकीनन समाजवादी पार्टी की सरकार में ही, इंडिया गठबंधन की सरकार में हो सकता है। और जो गठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ तो उसका भी बेनिफिट यकीनन हुआ कि लोगों ने इस चीज़ का एहसास किया कि जो इंडिया गठबंधन के वादे होंगे वो बीजेपी की तरह झूठे खोखले नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग पहले इस चीज़ को परख चुके हैं, समाजवादी को भी। और समाजवादी की जैसे समाजवादी की नीतियों से अखिलेश यादव जी की के जो मैनिफेस्टो से और इंडिया गठबंधन के तो खुश रहे ही। और दूसरी चीज़ ये था कि बीजेपी की जो नीतियाँ थीं, जो उन्होंने अब तक इन 10 साल की एनडीए की सरकार के अंदर जो लोगों को धोखा देने का काम किया, उससे भी लोग नाराज़ थे। तो दोनों चीज़ें, ये फैक्टर काम करे और 37 सीटें जीत करके ये इस चीज़ के लिए आने वाले वक्त के लिए मिसाल कायम कर दी कि जब प्रदेश का सरकार चुनाव 2027 में होगा तो इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार एक पूर्ण बहुमत और मजबूत बहुमत के साथ में बनेगी। चलो, ये तो अभी दूर की बात है कि 2027 में विधानसभा चुनाव तो होंगे, ये बात सही है, ये बात अपनी जगह। लेकिन 37 सीटें जीती हैं सपा ने, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है उत्तर प्रदेश में। और 99 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, 234 के आसपास का आंकड़ा है। अभी निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वो भी कांग्रेस पार्टी में इंडिया गठबंधन में आस्था जता रहे हैं। बावजूद इन तमाम बातों के सरकार नहीं बना पाया इंडिया गठबंधन। इसका कहीं कोई मलाल कि सरकार बन जाती तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बेहतर होता? देखिए, ये बात सही है, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए इस वक्त। इस चीज़ का दुख तो है कि सरकार नहीं बन पाए, लेकिन हमें खुशी भी है इस चीज़ की कि लोगों ने एक बहुत बड़ा समर्थन दे करके जो इंडिया गठबंधन पर पूरे देश के अंदर भरोसा किया है। और काफ़ी बहुमत पहले से अब हम कंपेयर करें तो 2019 में 91 सीटें थी, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष का वो भी नहीं था, पद भी नहीं मिला हुआ था। अब जो 234 सीटें जीत करके जो जनता ने एतमाद किया है, यकीन किया है, इस चीज़ के लिए हमें बहुत खुशी है। और हमें ये यकीन हुआ है कि अब जनता की समझ में लोग समझ गए कि इन एनडीए को सरकार को हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। थोड़ा सा फ़र्क रह गया, लेकिन उम्मीद हमें फिर भी थी। जिस तरह से एग्ज़िट पोल दिखाए जा रहे थे, लोगों को गुमराह किया जा रहा था, जैसे आपने भी पहले जिक्र किया था कि 400 पार का नारा जो था वो सिर्फ लोगों के मतलब गुमराह करना था, मिसगाइड करना था लोगों को, कि ये शो कर सकें कि हम इतनी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ करके जीत रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं था। और ये चीज़ उनके वादे को भी खोखला साबित हुए, और जो एग्ज़िट पोल ने लंबी चौड़ी बातें की थी वो भी अपनी उनकी बातें धरी रह गई। और विपक्ष इस बात को पहले से कह रहा था, उन्हें भरोसा था कि ये एग्ज़िट पोल के नतीजे जनता के नहीं बल्कि बीजेपी के हैं। जो जनता के नतीजे थे वो काउंटिंग वाले दिन 4 तारीख में आए। और इंशाल्लाह जो कसर रही है, हम तो अभी भी ये भरोसा करते हैं कि जो एनडीए के बीजेपी की जो पार्टी सहयोगी दल हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक इनके साथ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत जो काम करने का तरीका है वो तानाशाही वाला है। 2014 से लेकर 24 तक 2 सरकार में उन्होंने जिस तरह से तानाशाही की है, डिक्टेटरशिप की है, जो चाहे किया है, तो उस वक्त सहयोगी दल मजबूर थे। उस वक्त सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत के अंदर थी। उस टाइम वो लोग कुछ चाह करके भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके चाहने से सरकार पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन इस बार हमें इस चीज़ की खुशी है कि जनता ने जो सरकार दी है वो बैसाखी पर सरकार है। ये लोग हिटलरशाही वाली रीति नहीं अपना पाएंगे, तानाशाही नहीं कर पाएंगे। सहयोगी दलों का, जिस सरकार के अंदर अपने ही सांसद और मंत्रियों का सम्मान नहीं हो, तो दूसरे सहयोगी दल और विपक्ष का क्या होगा? तो यकीनन सहयोगी दल को जब सम्मान नहीं मिलेगा, अभी मंत्रिपद का बंटवारा हुआ विभागों का, तो उनके साथ में जिस तरह से उनके हाथ में झुंझुना थमा दिया गया और एक तरह से भद्दा मजाक किया गया है, तो उनको जब जिस जगह सम्मान मिलेगा बस उनके सहयोगी दल वहीं जाएंगे। आने वाला वक्त हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह वक्त का इंतज़ार है। तमाम इंडिया गठबंधन वक्त के आने वाले वक्त पे आकर के
एक बड़ा फैसला लेगा। जी जिया साहब, मैंने पश्चिमी यूपी का पूरा दौरा किया था जब ये चुनाव पूरा चल रहा था। मैं ख़ास तौर पर आपके लोकसभा क्षेत्र संभल में भी घूमा, सौलत अली से भी मेरी बातचीत हुई। सौलत अली ने 1 लाख से ज़्यादा वोटें हासिल की। लेकिन पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में नहीं आ पाई। और वो शख्सियत जो 5 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, यानी कि मायावती सुप्रीमो हैं जो बीएसपी की, क्या कहेंगे आप, दलित वोट अब कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ दोबारा शिफ्ट हो गया है? और शिफ्ट अगर हो गया है तो बड़ी वजह क्या है? बीएसपी से दलित वोटर्स का मोह भंग क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा, दलित वोट तो जो भी वोटर हैं, जो हम तो सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग और बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो। इसमें दलित वोट की कमी नहीं है, पूरी की पूरी कमी बहुजन समाज पार्टी की खुद की कमी है, उनके नेताओं की कमी है कि उन्होंने इस प्रकार जो बीजेपी की मदद करने के लिए इस चुनाव को लड़ा है। और अब तक जो मुख्यमंत्री कई बार रहने, इस प्रदेश सबसे बड़े देश की, इसके देश के प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जो अपनी जनता को एक हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया, पार्टी को भी जनता को। अब जो उनके वोटर थे, जो उनको जब देखेंगे कि ना सरकार बन रही है, ना कैंडिडेट जीत पा रहे, और यकीनन लोगों के साथ में भी एक मजाक हो रहा है, उनको जो है थोप दिया जा रहा है उनके ऊपर ये फैसले, और बीजेपी की मदद की जा रही है। और जीतने की वजह से नहीं, चुनाव को सिर्फ इसलिए लड़ा जा रहा है कि बीजेपी को कैसे मदद पहुंचाई जाए। तो लोग जो है अब इस चीज़ से नाराज़ थे, और उन्होंने ये चीज़ देखा कि यकीनन पहले बीजेपी के वोट जो लोग हैं वही समझते थे कि हमारी गिनती दूसरी जगह नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने पिछले चुनाव में 2022 में कुछ वोट दिए समाजवादी प्रत्याशियों को, तो उनको वहाँ पे सम्मान मिला, और उनको सम्मान भी मिला, उनका काम भी हुआ। तो उनको फिर इस चीज़ का एहसास हुआ कि अब इस प्रदेश के अंदर जो पार्टी समाजवादी है, वह हमारे वर्ग के, हमारे समाज के लोगों को सम्मान भी मिल रहा है और उनका काम भी हो रहा है। तो यकीनन अब ऐसी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए जिस जगह हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो इसी वजह से अब जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान हुआ है, और ये रुझान आने वाले चुनाव में हमें उम्मीद है ऐसी कि बीएसपी से बिल्कुल जो वोट है वहाँ से कट ऑफ होकर के समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ाव हो जाएगा। लेकिन एक डेटा ऐसा आया है, उस डेटा के बकौल ये कहा जा रहा है कि कम से कम 16 से 17 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल वगैरह, जयंत चौधरी, मायावती पार्ट होते इंडिया गठबंधन का, तो नतीजे और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे? अब देखिए, मतलब वो होते तो मतलब क्या होता है इस चीज़ के लिए तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इस चुनाव के अंदर जो बीजेपी को, चाहे राष्ट्रीय लोकदल है, अब उनको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने बड़ा सपोर्ट किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 2022 में उनको अच्छी खासी सीटें दी, जहाँ उनका एक विधायक नहीं था वहाँ उनके 7 विधायक, और एक उपचुनाव में जीत के 8 विधायक बने। उनको राज्यसभा भी दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख कर लिया, जबकि जो उनको वोट दिया था बीजेपी की मुखालफत में उस टाइम लोगों ने उस वक्त मदद की थी प्रदेश में, जो उनके इतने विधायक बने थे। अब खैर जो बीएसपी का भी हो या लोकदल हो, बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने चुनाव के लिए लड़ा है। लेकिन आने वाला वक्त, अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो जानती है कि किस पार्टी का क्या मंशा है, वो चुनाव किस आधार पर लड़ रही है। यकीनन वो जीतने के लिए लड़ रही है या किसी दूसरी पार्टी को लाभ पहुँचाने के लिए लड़ रही है। तो इन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, इस बात को जनता ने भी समझा है। और जो लोग चुनाव में रहते नहीं समझ पाए, आने वाले वक्त में उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ये बात सच्ची है कि उनका मकसद ही यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट काट कर बीजेपी को फ़ायदा लेकिन ज़्यादा सीटों पर नुकसान नहीं पहुँचा पाए, कुछ सीटों पर नुकसान पहुँचाया। जिन सीट पे इनके कहने से वोट चले गए बीएसपी के, आने वाले वक्त में वो वोट भी इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान करेंगे। जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा ज़िया साहब आखिर में। मैं ये जानना चाहूँगा और बल्कि समझना भी चाहूँगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में बातें कही जा रही हैं कि अगर ये जोड़ी आने वाले कल में, भविष्य में साथ रहेगी, हाथ पकड़ कर चलेंगे, साइकिल पर सवार रहेंगे, तो बहुत अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं और देश में एक अलग तरह की राजनीति जो है इजाद हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई हाथ पकड़कर एक दूसरे का चलता रहे, या ज़रूरी नहीं कि आज कोई साइकिल पर सवार है तो कल भी वही साइकिल पर सवार होता हुआ हमें नज़र आए। आप क्या देखते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जोड़ी
आने वाले कल में साथ चलती रहेगी, साइकिल पर सवार होती रहेगी, एक दूसरे का हाथ थाम कर चलती रहेगी, या कुछ और भी हो सकता है? क्योंकि इसकी पहले भी कई सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, उदाहरण मौजूद हैं। यकीनन देखिए, देश में अगर कहीं गठबंधन होते हैं आपस में, तो फिर कभी पहले भी जैसा आपने कहा मिसाल है, अलग भी हुए हैं। लेकिन जो ये गठबंधन हुआ है, और मैं बाकी और पार्टीज़ की बात तो नहीं कर रहा, वो हमें उम्मीद है और पार्टीज़ भी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में अंदर शामिल रहेंगी। और जहाँ तक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी की बात है, उन लोगों के साथ में होने से एक बड़ा अच्छा संदेश गया, मैसेज गया लोगों के बीच में, और लोगों ने उस बात को समझते हुए वोट भी किया। और इस हमें उम्मीद है कि ये गठबंधन आगे तक चलेगा और इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में भी मिलेगा। और हम तो यही चाहेंगे कि गठबंधन नहीं टूटना चाहिए, मिल कर ही लड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस गठबंधन के बहुत ख़िलाफ़ थी। बीजेपी ने, आपने देखा होगा, जिस दिन समाजवादी और इंडिया गठबंधन हुआ यहाँ लोकसभा के चुनाव के अंदर, उसी दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को तुरंत CBI ED का नोटिस दे दिया गया। हमें हैरानी थी, इतने लंबे टाइम तक सरकार चलाए, कोई दिक्कत नहीं, और आपने उन संस्थाओं का, जो संवैधानिक संस्थाएं, उनका चुनाव में आचार संहिता लगने के बावजूद भी दुरुपयोग किया, और उसके बावजूद नोटिस दे करके चाहा कि ये गठबंधन नहीं बने। इसका सबसे ज़्यादा डर भारतीय जनता पार्टी और NDO को है इस गठबंधन से, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास भी हो गया गठबंधन होने के बावजूद कि कितनी ज़्यादा सीटें जीत करके आई हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी ये गठबंधन बना रहे मजबूती के साथ, और जो चुनाव है मिल करके लड़े, और इस प्रदेश और देश की सरकार से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। अच्छा ज़िया साहब, बर्क साहब आम तौर पर कहते थे, बल्कि मुसलमानों की जो राजनीति है देश भर में, उस पर बहुत बेबाकी से जवाब देते थे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि 24-26 सांसद देश भर में बनकर आए हैं मुसलमान इस बार। आप जीते हैं संभल से, कैराना से जीते हैं इकरा हसन साहिबा, सहारनपुर से जीते हैं कांग्रेस पार्टी से इमरान मसूद। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी पहले चुनावों के मुकाबले टिकटों में थोड़ी कटौती की है मुसलमानों के। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आपने पहले का अगर वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो जो हमारी इस देश की संसद के अंदर, जो लोकसभा के अंदर जो MPs जीत करके गए हैं, 24, 26 या 27 से ये आंकड़ा रहा है। लेकिन यकीनन इस देश के अंदर जो है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर जिस हिसाब की हमारी आबादी है, पॉपुलेशन है, और माइनॉरिटी में है, तो नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा नुमाइंदगी होगी तो लोगों को ज़्यादा बोलने का, अपनी कौम को मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। और इस वक्त जो टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि गठबंधन हुआ था, तो 62 सीटों में से टिकट दिए गए, 80 में से नहीं दिए गए, और इन 62 में से, मतलब उनमें से एक मैं भी शामिल हूँ जो टिकट दिए थे। और अगर और ज़्यादा टिकट मिलते तो और अच्छा रहता। अब नहीं मिल पाया है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि समाज मुसलमानों को, हमें सबको ये एहसास है कि हमारा अगर कहीं सम्मान है, या फिर कहीं हमारा अगर कोई काम हो सकता है कोई मजबूती के साथ में, तो समाजवादी के अंदर ही हो सकता है। और तो आने वाले वक्त में यकीनन हम, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर मुसलमानों को ज़्यादा मौका मिलेगा और नुमाइंदगी भी ज़्यादा करेंगे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का इलेक्शन हो। रज़िया साहब, कोई और बात, कोई और ऐसा जवाब जो आप देना चाहते हो, मैंने वो सवाल आपसे पूछा ना हो, तो आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। बस मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जिस तरह से लोगों ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है बीजेपी को हराने के लिए, और पूरे प्रदेश में नहीं देश में एक होकर के वोट दिए हैं, चाहे उसमें मुसलमान तो ख़ास तौर से वो हैं। तो इसलिए आने वाला वक्त, इस देश के अंदर संविधान है, इसको बरकरार रखने के लिए मुसलमानों के लिए भी ख़ास तौर से सारी पार्टीज़ को मिल करके उनका साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ अगर बीजेपी ने जो ज़्यादती की हैं, वो चीज़ अब वो फिर से नहीं दोहराए जाएँ। अगर बीजेपी कहीं ऐसा प्रयास करे, तो पूरा इंडिया गठबंधन, मुझे उम्मीद है, मिल करके उनकी और तमाम लोगों की जिनके साथ, जिनको प्रताड़ित किया जाए, उनकी मदद करने के लिए खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित संभल के सांसद, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। और मुझे फिर वही बात दोहरानी पड़ रही है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का चेहरा, उनकी शख्सियत, उनकी पूरी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं सामने आने लगती है जब बर्क लफ्ज़ का जिक्र होता है। और
ख़ास तौर पर ज़ियाउर रहमान साहब का अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जवाब देने की कोशिश करी है तो पूरी झलक उनमें कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो शफ़ीकुर रहमान साहब का जो अक्स है उनमें नज़र आता है, और उन्हीं की तरह वो भी संभल लोकसभा क्षेत्र के लोगों की, वहाँ के मतदाताओं की आवाज़ को उठाते रहेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ, इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फ़िलहाल कैमरा पर्सन संतोष ठाकुर के साथ मैं ज़ुबैर खान, PTC न्यूज़, दिल्ली।